जय हिंद साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10th फिजिक्स लेसन 1 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेसन 1 का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन हमारा है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। बात किया जब अब ऑप्शन का, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणें हमेशा प्रकाश किरणें या फिर प्रकाश किरण गमन करती है, तो प्रकाश किरण हमेशा बाबू सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। कभी भी प्रकाश मुड़ी हुई रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमेशा सीधी रेखा का इस्तेमाल करती है। प्रकाशवा हमेशा सोझे जाई। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का बात किया जाए बाबू, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बात किया जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और बात की जाए नियम का, तो पहला नियम है कि आपतन कोण, कोई कोण आई बराबर कोण परावर्तन कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी कि बाबू बात की जाए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस को एफ द्वारा सूचित किया जाता है और एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना रहेगा, आधा रहेगा। वक्रता त्रिज्या का 1/2 भाग फोकस के बराबर होता है। यानी कि बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, फोकस पर। वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस पर। तो बाबू प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, तो जब बाबू वस्तु फोकस पे स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है मेरे दोस्त, अनंत पर। कहाँ प्राप्त होता है, अनंत पर। और जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, फोकस पर। बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण में हमेशा बाबू सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। वह न्यूनतम दूरी जहां से हम लोग अपने नेत्र से स्पष्ट किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो दूरी होती है बाबू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई भी वस्तु को हम अपने न्यूनतम से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक होगा तो उसको देखना मुश्किल होगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए जिसे हजामती दर्पण भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ का बात कर रहा है भाई, एफ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या आर कितना होगा, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है 2f। आर बराबर फॉर्मूला कितना होता है, 2f। यानी कि एफ कितना दिया है भाई, 10, और इसमें कितने से गुना करेंगे हम, 2 से। 10 दूनी का 20। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए 20 2 दिख रहा है, लेकिन यूनिट देखना है। यूनिट देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही होगा। ऐसा नहीं है कि 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं। जब चिन्ह परिपाटी का नियम हम लोग पढ़ेंगे तो सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं मेरे दोस्त,
सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव P से मापी जाती है और इसे ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात, काफी मस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यानी कि एफ अनुपात आर। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है क्या बाबू? R/2, यानी कि एफ अगर 1 यूनिट है तो आर कितने यूनिट होगा? 1/2 यूनिट होगा ना। 1/2 यूनिट यानी कि 1/2 और 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 0.5 प्राप्त होगा। यहां पे अगर इस दोनों को बराबर करिएगा तो एफ 2 यूनिट होगा तो आर 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस 1/2 होगा और 1/2 को डिवाइड करिएगा तो 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण, यहां पे आपतन कोण यानी कि कोण I और कोण R को आपस में होते हैं। कोण R जो होते हैं परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में होते हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं मेरे दोस्त? बराबर होते हैं। अभी नियम में बताए हैं कि पहला नियम ही है कि आपतन कोण कोण I बराबर कोण R होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब के प्रकार का बात किया जाए तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब, एक हो जाता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा क्या हो जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब एक को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, बाकी आगे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। दर्पण के ध्रुव को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? दर्पण के ध्रुव को किसके द्वारा सूचित किया जाए? बात किया जाए बाबू एफ द्वारा किसको सूचित किया जाता है? फोकस को सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है? फोकस को सूचित किया जाता है। पी द्वारा ध्रुव को सूचित किया जाता है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है भाई? ध्रुव पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और बात की जाए आर का तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, आर द्वारा त्रिज्या को सूचित किया जाता है। और एम आवर्धन को सूचित किया जाता है, आवर्धन को सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण के किस स्थान पर, अवतल दर्पण के किस स्थान पर उपस्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से देता है कि अवतल दर्पण में स्थित किस स्थान पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। तो दोनों बात सेम है, आभासी कहे या आवर्धित कहे। तो बाबू जब अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित होता है, ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित होता है, तब वह प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? आभासी प्राप्त होता है। इसके साथ ही परावर्तक सतह के पीछे प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यहां पे वो वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आप अपने बारे में कभी भी कल्पना गलत नहीं कर सकते हैं। हमेशा कल्पना कैसा करते हैं हम लोग? सीधा, लेकिन रियल में हो क्या जाता है? उल्टा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, यानी कि प्रकाश के वैसा पदार्थ
जिसके एक सिरे पे प्रकाश डालने पे दूसरे सिरे पे भी प्रकाश आसानी से चल जाता है, तब उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिनसे नहीं पार कर पाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है। और जिनसे आधा अधूरा पार होता है उसे परभासी कहते हैं। ठीक है, या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। तो बात की जाए बाबू, जिनसे आसानी से क्या हो जा रहा है? पार हो जा रहा है, तो पार कर जाएगा तो पारदर्शी। क्या होगा? पारदर्शी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा, समतल दर्पण का जहां पे बात होगा, सदैव समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। कुछ माध्यम दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए है निर्वात, बी है जल, सी है वायु और डी है कांच। तो कह रहा है कि किसमें प्रकाश का वेग जो होगा न्यूनतम होगा। तो बाबू इसके लिए एक स्पेशल नोट है कि हमेशा माध्यम कैसा रहेगा? माध्यम अगर सघन रहेगा, माध्यम सघन रहेगा तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बात की जाए ऑप्शन ए का, तो ए में तो सबसे अधिक होता है प्रकाश का चाल। बी जल, दोनों के तुलना में जल ज्यादा सघन है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में उपस्थित है कांच, जो कि तीनों के तुलना में सबसे ज्यादा सघन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अगर बात किया जाए मोटर कार के साइड मिरर में, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर का अगर बात किया जाए, साइड मिरर का, ठीक है, साइड मिरर का बात किया जाए तो उत्तल दर्पण। लेकिन अगर हेडलाइट का बात किया जाए तो यहां पे बाबू हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कि दर्पण के एक सिरे को कलई करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दर्पण के एक सिरे को, जब तक बाबू किसी कांच के एक सिरे को कलई न किया जाए या फिर पेंट न किया जाए, तब तक वह दर्पण का रूप नहीं लेता है। तो कह रहा है कि कलई करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए है पारा, बी है सिल्वर नाइट्रेट, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है पोटेशियम आयोडाइड। तो बात कीजिए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक है, पारा का भी प्रयोग किया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट का भी प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।